जय जोहार साथियों। गोंडवाना दर्शन और सभी आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों सुधीजनों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय विश्व के आदिवासी। और इस लाइव में मैं आपको आपसे मिलने या रूबरू होने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। और ये इस कठिन समय में एक बहुत अच्छा प्रयास है आदिवासी समाज और अन्य समाज के लिए भी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी अपनी अपनी स्तर पर लगे हुए हैं कि इस कठिन समय से किस तरीके से निजात पाई जा सके। आदिवासी समाज वो समाज है जिसने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, जीवन उपयोगी बनाया है। आदिवासी पूरे संसार भर के देशों में रहते हैं। लगभग संसार के 195 देशों में से 90 देशों में आदिवासी रहते हैं। और इन 90 देशों में आदिवासियों की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 37 करोड़ है। और उस 37 करोड़ में से सबसे बड़ा हिस्सा भारत में रहता है, वो है 12 करोड़। अब 12 करोड़ आदिवासी हम भारत में रहते हैं और भारत के अधिकतर विभिन्न प्रांतों में रहते हैं। हमारी सबकी बोली, भाषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन, पर्यावरण और सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संसार के सभी आदिवासियों का जीवन जल, जंगल, जमीन और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। जल जीवन, जमीन और आदिवासियत या आदिवासी जीवन दर्शन एक दूसरे के पर्याय है। जहाँ प्रकृति है, जहाँ पर्यावरण है, आदिवासी वही हैं, या जहाँ पर्यावरण है, जहाँ प्रकृति है अपने स्वच्छ और सुंदर वातावरण में, वहाँ आदिवासी सर्वत्र रूप में विद्यमान है। हम इस देश के सबसे पुराने वासी हैं, या हम प्रथम निवासी हैं, या भारत भूमि को निर्मित करने वाले या इस धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जो मूल निवासी हैं या मूलवासी हैं, हम आदिवासी हैं। और हम सभी राज्यों में मतलब अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और अपनी पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पूरे संसार में अभिन्न स्थान रखते हैं। और संसार भर के आदिवासियों की सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना पहनावा है, अपना अपना खान पान है। फिर भी वो जल, जंगल, जमीन और जीवों के साथ उसी रूप से निर्भर है जिस रूप से हम सब निर्भर हैं। आदिवासियत और आदिवासी जीवन दर्शन से ही ये संसार चला रहा है। हमें जो स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ खाद्य पदार्थ, पेयजल सब हमें दूर दराज के क्षेत्रों से मिल रहे हैं, पहाड़ों से मिल रहे हैं, जंगलों से मिल रहे हैं, मैदानों से मिल रहे हैं। और आज उन्हीं पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में हमारे कर्मठ और अद्भुत जिजीविषा वाले आदिवासी बसे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि भारत में जो 12 करोड़ आदिवासी है, उन 12 करोड़ में लगभग 781 तरह के आदिवासी हैं, या आदिवासी समुदाय है, आदिवासी परिवार है। हम समुदाय या कबीलों वाली व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, क्योंकि आदिवासी व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरुआत से ही थी। इसका उदाहरण हम सिंधु घाटी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से, राखलगढ़ी से, इनके प्राचीन अवशेषों से देते रहे हैं, या ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ है, हमारे मूल है, हमारे अस्तित्व के, कि इस भारत भूमि में सबसे पहले हम आदिवासियों ने ही इस भूमि को बनाया है, या हमारे ही वो अस्तित्व है, हमारे ही बौद्धिक और मानसिक विकास के वो अवशेष है जो 5000 पूर्व भी बहुत विकसित थे, बहुत सुदृढ़ थे और संसार में एक खास अहमियत रखते हैं, आज भी बहुत महत्व रखते हैं। हम सब आदिवासी, पूरे भारतवर्ष के आदिवासी
चाहे राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, या गोंडवाना से हो, या हमारे जो 7 सिस्टर ये और एक भाई और 8 बहनें जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए भारतीय संविधान ने हमें विशेष व्यवस्था दी है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों ने अपने कबीलों को, अपनी रियासतों को, अपने रजवाड़ों को भारत भूमि या एक देश बनाने के लिए देश को समर्पित किया है। संविधान ने इसीलिए हमारे लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के रूप में आदिवासी प्रदेशों के रूप में विशेष रूप से विशेष व्यवस्था दी है। इसके साथ ही जैसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा हर क्षेत्र में अलग अलग और विभिन्नताएं और खूबियों से संपन्न है। उन खूबियों के साथ हमारे क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए और आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान इसीलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी जो सामुदायिक व्यवस्था थी, या जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, या जो लोकतांत्रिक या गण समाजों की जो व्यवस्था थी, उन सबको भारत में विलय किया गया है। और उस विलय का ही परिणाम है कि हमें हमारे अस्तित्व को गढ़ने के लिए संविधान ने हमें ये सुअवसर दिया था आरक्षण का। लेकिन जो कुटिल मानसिकता के लोग होते हैं, या संकुचित मानसिकता के लोग हैं, या जो मनुवादी लोग हैं, इस आरक्षण को अपनी एक तरह से खिल्ली उड़ाने के लिए, या हमें थोड़ा मतलब अपने से कमतर आंकने के लिए बार बार यूज करते हैं कि आपको तो आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आरक्षण सरकार ने हमें किस लिए दिया है। हम इस धरती के वासी हैं, मूल वासी हैं, मूल मालिक हैं, मूल वाशिंदे हैं, और जल जंगल जमीन को हम सब आदिवासियों ने ही अब तक बचा के रखा है। और ये भारत ही नहीं, पूरे संसार भर के आदिवासियों का जो इतिहास है या जो वर्तमान है वो गवाह है कि जहाँ पर भी आज स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल है, वहाँ आदिवासी आज भी मौजूद है। या जहाँ आदिवासी मौजूद है वहीं पर पर्यावरण सुरक्षित है, वहीं पर अभ्यारण्य है, वहीं पर सुंदर सुंदर प्राकृतिक वातावरण के क्षेत्र टूरिज्म ने बनाए हैं। लेकिन ये विडंबना है कि फिर भी हमारी जो सरकारें हैं वो पूंजीपतियों से की मिली भगत से, और कुछ जो एनजीओ होते हैं उनकी मिली भगत से आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है, या उनको जमीनों से बेदखल करती रहती है, या उनके खिलाफ जंगल, जमीन और वन्य जीवों को हानि पहुंचाने के फरमान जारी करती रहती है। इसीलिए आज 70 साल आज़ादी को होने के बावजूद भी आदिवासी अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। और ये उदाहरण आप सभी आदिवासी या गैर आदिवासी भी सब देख रहे हैं, देश में सब जगह क्या क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला का उदाहरण है वो अभी हाल ही 2019 का है। सोनभद्र का जो 12 आदिवासियों का दिन दहाड़े नरसंहार हुआ था जमीन के लिए, वो राम राज्य का यूपी का है। और अभी अभी लॉकडाउन में हमारे गुजरात में, जिसका उदाहरण पूरे भारत के लिए दिया जाता है कि भारत का विकास गुजरात मॉडल पे किया जाएगा, उस गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी है 3000 करोड़ रुपए की, उस मूर्ति के लिए वहाँ के कई गांवों के आदिवासियों को बेदखल किया गया था, और वो बेदखली आज भी बरकरार है। स्टैचू बन गया है, लेकिन जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, वो अपने रिसोर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी कंपनियां बनाना चाहते हैं, अपने मुख्यालय बनाना चाहते हैं, और उस एरिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ फिर से केवड़िया वाली जगह पर आदिवासियों को लॉकडाउन में, जब कोरोना महामारी सबको मौत के मुंह में धकेल रही है, सबको निकलने की कोशिश कर रही है, और सरकार ने फरमान जारी किया गया था कि आप अपनी रक्षा कीजिए तो राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप बचाव रखिए तो सबका बचाव रखेंगे, और दूरी या मतलब
थोड़ा डिस्टेंस अपना के रखिए ताकि बीमारी का संक्रमण ना फैले। लेकिन वही सरकार जो आदेश देती है, जो फरमान देती है, जो सूचनाएं देती है, उसी सरकार के आदेशों से हमारे केवड़िया में आदिवासियों की बेदखली का सरेआम हमने देखा है दृश्य, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने इस धरती को बचाया है, जल जंगल जमीन को बचाया है, उन आदिवासियों के साथ ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? हम आदिवासियों की अपनी अलग पहचान है, हम किसी धर्म से बंधित नहीं है, हम प्रकृति धर्मी है, हम धर्म पूर्वी है, हम प्रकृति को मानने वाले हैं। हमें हमारे पूरे भारतवर्ष के आदिवासी कोई धरती माँ को मानता है, कोई चंद्रमा को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, कोई पहाड़ को पूजता है और कोई एक सामान्य पत्थर को भी अपने पुरखाओं के रूप में पूजता है। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमारे जो पुरखा होते हैं, हमारे पुरखा ईश्वरीय रूप में है, उस ईश्वर का रूप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और हमारी रक्षा की है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त पुरखा हमारे खुद के अपने पूर्वज है, हमारे खुद के खून के रिश्ते के लोग हैं, जिनको हम पुरखों के रूप में, अपने पितरों के रूप में और अपने देवताओं के रूप में पूजते हैं। ये उदाहरण आप राजस्थान से भी ले सकते हैं। राजस्थान में जो ऊंट है या जो भोमिया है, वो इसी का रूप है कि जिसके पास जमीन है तो वो खेत के ऊपर, कुएं की मुडेर के पास, या जिसके पास नहीं है तो वो अपने घर के एक कोने में एक पत्थर, सामान्य पत्थर रखकर अपने पूर्वजों की याद में वो पितर या भोमिया के रूप में एक स्थान बनाकर रखता है। यही रूप अगर हम झारखंड में देखें तो झारखंड में पत्थलगड़ी के रूप में वो ही अपने पूर्वजों की याद में या अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने साथ उनके रखते हुए, और उनको एक ईश्वरीय रूप है, प्रकृति का रूप, क्योंकि उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया, तो उनसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं हो सकता। और दूसरी प्रकृति है। ऐसे ही आप उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाइए, वहाँ सिंह भोगा पहाड़ को पूजते हैं। सभी आदिवासी इस प्रकृति के किसी न किसी रूप के पूजक हैं और इस नैसर्गिक सच को सब मानते हैं और इस नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक या निसर्ग या प्रकृति के साथ ही हम सबका जीवन का तादात्म्य जुड़ा हुआ है। प्रकृति है तो हम सब है, और हम सब अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो ये प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो विकास की जो आंधी है, या विकास की जो अंधी दौड़ है, या विकास का जो एक बिना सोचे समझे जो पैमाना है वो खड़ा किया जा रहा है। आज जगह जगह खदानें खोदी जा रही है, जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी योजनाओं से औद्योगिक संस्थान खड़े किए जा रहे हैं, जगह जगह पर धरती का सीना खोदकर खनिज भंडारों को निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है। तो जो धरती माँ है, जो प्राकृतिक संपदाओं से भरी पूरी थी, वो खोखली होती जा रही है, वो बंजर होती जा रही है। इसीलिए हम प्राकृतिक आपदाओं से घिरते जा रहे हैं। हमें कभी भूकंप का सामना करना पड़ रहा है, बार बार दिल्ली में भी आ रहा है, देश के कई प्रदेशों में आ रहा है। हमें तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान आया था, पश्चिमी बंगाल में भी समुद्री तूफान आया था, वो भयंकर तबाही मचा कर गया है। इसके साथ अतिवृष्टि, यानी बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है। अब सीजन शुरू हो गया है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों ये बाढ़ वाली तबाही के दिन हमें देखने को मिलेंगे। और कहीं कहीं पर जब प्रकृति का जो ज़्यादा ही विनाश हुआ है, वहाँ पर सूखा और अकाल का सामना हम सबको करना पड़ता है। इसका उदाहरण तमिलनाडु का ले सकते हैं, हम गुजरात के भी कई क्षेत्रों का ले सकते हैं, राजस्थान का ले सकते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान पसरता जा रहा है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्रकृति का विदोहन अनावश्यक करते जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी दोषी है ये तथाकथित सभ्य धारा, मुख्य धारा, जो बौद्धिक विकास तो बहुत कर चुकी है, लेकिन इनका जो मानसिक विकास है वो आदिवासियों से बहुत निचले स्तर पर है। इसमें आदिवासी बहुत गुना आगे हैं
वो किताबी ज्ञान से दूर रहकर भी पूरे जल जंगल जमीन पहाड़ खदान सबको बचाए हुए हैं, सबको संरक्षित करे हुए हैं। वो धरती को एक टुकड़ा नहीं मानते, पहाड़ को एक पत्थर नहीं मानते, वो उसमें एक जीवन का रूप मानते हैं और उसको अपने पुरखों के रूप में भी पूजते हैं। और वो उनका उतना ही विदोन करते हैं जितना उनको जरूरी है। इसीलिए इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हम राजधानियों में बैठे हुए हमारे आसपास कचरे के ढेर के पहाड़ हैं और स्वच्छ जलवायु या प्राणवायु हमारे पास नहीं है, स्वच्छ जल हमारे पास नहीं है। लेकिन दूर दराज में जो शिक्षा से अछूते हैं या जो जिनके पास बौद्धिक या डिग्रियां नहीं हैं, उन लोगों के पास स्वच्छ पेयजल है, उनके पास स्वच्छ वातावरण है, उनके पास स्वच्छ खान पान है। हम ऑर्गेनिक का जो नारा है ना, वो शहरों और महानगरों में देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें वो आदिवासी क्षेत्रों में वो आदिवासी ही खुद उगाते हैं और वहीं से सब लोग लाकर खाते हैं। तो जो मानसिक विकास है वो किसका ज़्यादा है, किसका ज्ञान क्षेत्र विस्तार है? हमारे आदिवासी जो पुरखा है उनको हर चीज़ की, हर विषय की बहुत खूबी है। उन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं किया या कोई स्कूली या कॉलेजी व्यवस्था को नहीं पढ़ा। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर ही खेती की है, अपने ज्ञान के आधार भी प्रकृति का संतुलन किया, अपने ज्ञान के आधार ही जंगल जीव और जंतुओं को बैलेंस बनाकर रखा है। और आज भी हर प्रदेश में आप जाएंगे तो आदिवासी जीवन शैली जो है वो अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने पशुपालन से जुड़ी हुई है और वो हमसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है। वो काफ़ी स्वस्थ भी है और हमेशा सकारात्मक रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग हमेशा करते रहते हैं। इतना बताकर मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। मैं राजस्थान से हूँ और मैं राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है, आदिवासी है, मीणा। राजस्थान में भील भी हैं, सहरिया है, डामोर है और मीणा सबसे बड़ी आबादी है। तो उसी आबादी की मैं एक महिला हूँ और मुझे बेहद गर्व है कि आप सबसे रूबरू होने का और आपके समक्ष अपने समाज या पूरे आदिवासी समाज की बात रखने का मुझे मौका मिल रहा है। हमारे सभी समाजों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना कल्चर है, अपने अपने जीवन शैली है और वो जीवन शैली ही हमें ऊर्जा देती है। वो जीवन शैली ही हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन सब की जानकारी देती है और ये जानकारी हमें मिलती है हमारी भाषा से। आदिवासियों की जो खास पहचान बनती है वो उनकी भाषा से बनती है। हम आदिवासी इस दुनिया के ऐसे बहुत मतलब एक तरह से संपन्न लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। हम आदिवासियों के पास बेहद गौरव करने वाली बात है कि हम अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ हैं। ये मातृभाषाएं सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, ये बातचीत का एक जरिया ही नहीं है, संदेश देने या लेने का एक तरीका ही नहीं है। भाषा किसी भी समाज की, जैसे कल नेहरू मडावी ने बताया था कि भाषा समाज का, किसी भी समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक भंडार है ज्ञान का। ये भाषा ज्ञान का सरोवर है। इस सरोवर में हमें पुरखों से अकूत ज्ञान का भंडार मिलता है और ये ज्ञान का भंडार आदिवासियों के पास लिखित रूप में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार जितना होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। इसी वजह से आदिवासी जो साहित्य है या आदिवासी जो भाषा है वो लेखन में बहुत कम मिलती है। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को, अपनी संस्कृति को, अपने प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण को और अपने समाज की पहचान को बनाए रखने के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हैं लोग, वो अब इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसका उदाहरण सबसे पहले मैं गोंडवाना दर्शन के जो संस्थापक है मोतीरावन कंगाली जी और सुनहर सिंह ताराम सर जी, उन सब का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि को उन्होंने एक शब्दकोश दिया है
और उसको एक आधार दिया है कि वो जो लिपि है वो गोंडी लिपि है, और उसमें गोंडी लिपि के आधार पर आदिवासियों का इतिहास अंकित है। यानी उससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हम आदिवासियों की बसाई हुई है, हम आदिवासियों की विरासत है, जो 5000 वर्ष पूर्व इतनी संपन्न थी, इतनी धनाढ्य थी कि संसार के अन्य देशों से कार्य व्यापार होते थे, राजनीतिक संबंध होते थे, और वो सबसे विकसित सभ्यता मानी गई है। लेकिन जैसे जैसे विदेशी घुसपैठिए आए, आक्रमणकारी आए और आर्य आए, उसके बाद आदिवासियों की स्थिति बिगड़ती चली गई। वो इनको खदेड़ते चले गए और इन्होंने बचाव भी किया, संघर्ष भी किया, लड़े भी और काफ़ी बलिदान भी हुए। और उस बलिदान की हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, लोक गीत हैं और बहुत सारा इतिहास है जो अभी मौखिक रूप में है या अवशेषों के रूप में है। हमारे जो समाज के जो मुखिया रहते थे या जो राजा रहते थे या जो प्रधान रहते थे, उनके बनाए हुए किले हैं, महल है, बावड़ियाँ हैं, वो आज भी अपने अस्तित्व को, अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को और अपने बौद्धिक संपन्नता को इस भारत भूमि में लिए हुए हैं। वो खुद बयां कर रहे हैं कि आदिवासी इतिहास, आदिवासी दर्शन या आदिवासियत कितनी विकसित है। उन्होंने हर किसी को पनाह दी है, हर किसी को शरण दी है। भारत में रहने वाले आदिवासी ही थे सर्वप्रथम निवासी, सबसे पहले रहने वाले लोगों ने ही बाकी और लोगों को शरण दी है। ये सब आने वाले शरणार्थी हैं और ये शरणार्थी ही आज देश में शासन कर रहे हैं। इसीलिए आदिवासियों के साथ इतने बर्बर अत्याचार होते जा रहे हैं। जगह जगह बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन मीडिया में कोई कानो कान खबर नहीं होती है तो उस पर कोई आदिवासी समाज के अलावा अन्य समाज अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता या उसका विरोध नहीं करता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो पुलवामा कांड के एक दिन पहले 13 फरवरी 2019 को आया था कि भारत के 21 राज्यों में से कम 1 करोड़ आदिवासियों की बेदखली का फरमान हमारी अच्छे दिनों की सरकार ने किया था, ताकि वो यहाँ पर उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों के औद्योगिक संस्थानों को खड़ा कर सके और आदिवासियों को विस्थापित करे। तो ये विस्थापन या विकास के नाम पर जो तबाही है आदिवासियों की, ये आदिवासी कब तक ढोता रहेगा, कब तक इस मुख्यधारा का बोझा अपनी रीढ़ पर उठाता रहेगा और कुछ दर बदर भटकता रहेगा। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि हम सब आदिवासी मिलकर, पूरे भारतवर्ष के आदिवासी मिलकर हर क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएं और सब एकजुट होकर अपने अपने हकों के लिए संघर्ष करें। तो कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है कि हमें रोक सकती है। इतिहास गवाह है, हमारे जो नायक रहे हैं उन्होंने परंपरागत हथियारों से, जब ब्रिटिश शासन या मुगलों का या और जो आए थे आक्रमणकारी, उन सब का मुकाबला किया है और अपना नया इतिहास गढ़ा है। और वो इतिहास आज हमें प्रेरणा दे रहा है। हमें उस इतिहास को सहेजना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हर क्षेत्र के जो भी आदिवासी है, जिसको भी उसकी जानकारी मिलती है, उस जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। अगर वो इतिहास के रूप में उसको लिख सकता है तो इतिहास के रूप में उसको लिखना चाहिए। साहित्य की किसी भी विधा में वो लिखना चाहता है तो उस विधा में उसको लिखना चाहिए और जन जन तक उस जानकारी को पहुंचाना चाहिए, ताकि हम आदिवासी समाज अपनी पुरानी पहचान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने गर्व के साथ पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे संसार में अपनी अमिट पहचान बनाए रखें। आदिवासियों ने ही भारत में ही क्या, संसार भर के पर्यावरण को संरक्षित कर रखा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आदिवासियों की जो आदिवासियत है, जो जीवन दर्शन है, जीवों और जीनों की जो प्रेरणा है, जल जंगल जमीन और जीवों के साथ जो उनका सहसंबंध है और पर्यावरण को संरक्षण करने में आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उस योगदान को स्वीकार करते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। 94 से फिर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में ये सब जगह मनाने लगा। 2 दशक तक विश्व आदिवासी दशक के रूप में मनाया गया और अभी हमने 2019 में
इस आदिवासी दिवस की रजत जयंती समारोह हमने मनाया है, यानी 25 साल हो चुके हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए हमें, और इसकी रजत जयंती हम मना चुके हैं। तो ये जो रजत जयंती वर्ष था, ये विशेष रूप से आदिवासियों के लिए इनकी मातृभाषाओं के वर्ष के रूप में मनाया गया है। हम आदिवासी हम अपनी मातृभाषाओं के साथ इस दिवस को मना रहे हैं, और हमें अपनी भाषा को बचाने के लिए जी जान लगाकर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमारी भाषाएं जो है वो मौखिक रूप में है, लिखित रूप में बहुत कम है। इसलिए हमें इसके रूप को लिखित रूप में लाना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार, चाहे छोटे ही साहित्य के रूप में हो, चाहे छोटे ही काव्य संग्रह के रूप में हो, लेकिन ये भाषा का रूप आना चाहिए, ताकि ये भाषा ही नहीं, हमारे समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक और भौगोलिक जानकारी इसमें संरक्षित की जा सके। हमारा जो पुरखों का इतिहास है, हमारा जो वर्तमान है और हमारा जो भविष्य है, वो इसमें दर्ज हो सके, और हम मौखिक साहित्य को या पुरखा साहित्य को संरक्षित करके एक तरह से अपने समाज की, अपने संस्कारों की, अपने संस्कृति की, अपनी आदिवासियत की, अपने जीवन दर्शन की सहेजने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। और हमारे पुरखों के लिए ये बहुत बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने हमारे लिए कितने संघर्ष सहे हैं, कितने युद्ध किए हैं, कितने बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों को याद करते हुए, उनके संघर्षों को याद करते हुए और उनके योगदान को देखते हुए हमें आज हम हर सुविधाओं से संपन्न है। हमारे पास शिक्षा भी है, हमारे पास कलम भी है, हमारे पास मीडिया भी है, हमारे पास किताबों की अब जानकारी भी होने लगी है। तो हम जानने भी लगे हैं क्षेत्र के कि पूरे भारतवर्ष में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, और ये आदिवासी ही इस देश के मूल वासी है, मूल वासिंदे हैं, देशज हैं, और ये इस धरती के प्रथम नागरिक हैं। तो प्रथम नागरिकों का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने पुरखों की जो विरासत है, उस विरासत को सहेजने के लिए अपना योगदान दे। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 2019 को आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में मनाने के लिए आप घोषित किया है, या मनाने के लिए हमें एक पर्व दिया है, तो इस पर्व के रूप में हमें अपने अपने स्तर पर कम से कम वो जितना लिख सके, या कम से कम एक आदिवासी भाषा की एक पुस्तक या एक काव्य संग्रह या एक कहानी संग्रह या एक उपन्यास, जो भी वो लिख सके, जिसमें भी उसको रुचि है, वो देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो पुरखा साहित्य है, और पुरखा साहित्य का मतलब है आदिवासी साहित्य, जो उन्होंने जो जीवन जिया है, जो देखा है, जो भोगा है, जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, या जो आदर्श उनके हैं, वो सब उस पुरखा साहित्य में है, जो हमें आज भी अपने बड़े बुजुर्गों के गायन शैली में देखने को मिलता है, उनके गीतों में मिलता है, उनकी लोक कथाओं में मिलता है, उनके लोकोक्ति मुहावरों में मिलता है, उनकी पहेलियों में मिलता है, उनकी फालियों में मिलता है, या हमारी जो संस्कृति को प्रदर्शित करने के जो भी तरीके हैं, गीत की बहुत सारी शैलियाँ, जैसे हमारे पीनों में गायन के लिए गीत है, लोकगीत है, पद है, गायन है, सुड्डा है, कन्हैया है, दंगल है, ख्याला है, हेला है। इसमें पुरुषों के भी अलग से हैं और महिलाओं के भी हैं। और लोकगीत जो है वो महिलाओं की अनमोल धरोहर है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनवरत जैसे नदी की धारा की तरह बहती चली जा रही है, और पूरे आदिवासी जीवन दर्शन को वो अपनी ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना से वो संपन्न करके जीवन के साथ उत्साह भरकर उसको जीवन जीने की प्रेरणा देती हुई, और अपने संस्कारों की शिक्षा देती हुई, और अपने जो इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है, उसको सहेजने की प्रेरणा भी वो उसमें देती हुई जा रही है। इसके साथ मीणा जो समाज है, उस समाज में आदिवासी समाज की खासियत यही है कि आदिवासी समाज में महिला प्रधान होता है, चाहे पुरुष कमाए, लेकिन महिला उस घर को व्यवस्थित रूप से, उस परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाती है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में
अधिकांश कार्य महिलाओं की तरफ से किए जाते हैं या महिलाएं करती है। बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी रखती है, वो खाना भी दोनों वक्त पकाती है, अपने जानवरों का ध्यान भी बड़े अच्छे से रखती है और खेतों का भी काम वो बखूबी निभाती है। इसीलिए आदिवासी समाज की जो रीढ़ है वो महिलाएं हैं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भी आदिवासी समाज की महिला हूं और मैंने भी पूर्ण प्रयास किया है कि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपने लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी कर्मठता के साथ निभाती चली जाऊं और इसीलिए शायद मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूं कि कुछ तो सफल रही होंगी तो मैं आप तक पहुंच पाई हूं। और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने हर क्षेत्र में, अपने जीवन में जो भी आपको चरित्र मिलते हैं उन सब चरित्रों को, बहन का, बेटी का, माँ का, पत्नी का या भाई का, पिता का, साथी का, संगी का, उन सब चरित्रों को बखूबी निभाइए, ईमानदारी से निभाइए, बुलंद हौसलों से निभाइए और अपना जो उद्देश्य है वो परिवार और समाज और अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ कर रखिए ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ते जाएं। आज जो कोरोना काल है वो कोरोना काल इस वैश्विक महामारी की देन है जो बुद्धिवादी लेकर आए हैं। कोरोना भारत में पैदा नहीं हुआ है, इसको लाने वाले कौन हैं आप सोच सकते हैं। जो हवाई यात्राओं से आए हैं, हवाई यात्रा यानी जो यहाँ से पलायन करके गए थे बौद्धिक विकास के लिए, लेकिन वो सबके लिए मौत की महामारी लाए हैं। मौत की महामारी लाने वाले अपने घरों में सुरक्षित हो गए हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो मेहनतशील था, जो कर्मठ वर्ग था, जो इस देश की रीढ़ था, जो इस देश के लिए खून पसीना बहा रहा था, वो कर्मठ वर्ग आज बहुत दयनीय हालातों का सामना कर रहा है। सबसे पहले तो उसको अपने गांव घर जाने की बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। कोई व्यवस्था ना होने के कारण भी वो सड़कों पर पैदल अपने बच्चों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने सामान के साथ, अपने महिलाओं के साथ या गर्भवती स्त्रियों के साथ वो पैदल ही निकल गया। दिन और महीनों में बड़ी मुश्किलों से, कई हादसों से, कई लोग तो हताहत भी हुए, बहुत बुरे बुरे हादसे भी हुए, कैसे जैसे करके वो अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। कुछ तो ऐसे में ही काल कलवित हो गए। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और हमारा जो शासन व्यवस्था है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, लेकिन उसी जनता को इस तरह बेहाल छोड़ देना तो लोकतांत्रिक शासन नहीं है। मेरे प्रशासनिक व्यवस्था या हमारे समाज के जो सुधीजन है, जो जागरूक है, जो सक्षम है, मैं चाहूँगी उनसे अपील करना कि अपने आसपास में जो भी अभावग्रस्त है, जो भी भाई बहन है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, इस कठिन समय में अगर आप उनके काम आएंगे तो ये सबसे बड़ा आपका पुण्य होगा, सबसे बड़ा मानवीयता होगी, सबसे बड़ा संबंध होगा और ये ईश्वर का एक तरह से प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान होगा कि आपने कठिन समय में मानवीयता को बचाने में अपने प्रयास किया है या आपने मानवता को बचाया है। क्योंकि मानव होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए जिए या अपने परिवार के लिए जिए। आपका दायित्व होता है कि आप अपने और अपने परिवार के साथ समाज को भी साथ लेके चले और पूरी मानवीयता को साथ लेके चले। और आदिवासियत ही हमें ये सिखाती है कि जीवो और जीने दो, यानी हम खुद भी जिएं और औरों को भी जीने दें। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा भारत से ले सकते हैं कि हमने सब धर्मों के लोगों को अपनाया। यहाँ जो भी आए हैं वो सब बाहर से आए हैं। हम आदिवासी ही, जो आदिवासी पूर्ण धर्मी कहलाते हैं या प्रकृति धर्मी कहलाते हैं या निसर्ग पूजक कहलाते हैं या सिंह भोगा की पूजा करने वाले कहलाते हैं या कोया पुनेम कहलाते हैं, उन सब ने अपने अस्तित्व को भी बचाया और इन लोगों को भी शरण दी। वो अपने स्थानों को छोड़कर दूर दराज के पहाड़ों में, जंगलों में, बहुत विकट स्थितियों में जाकर रहे और उन्होंने अपनी अपनी दुनिया बसाई है। और इन आदिवासियों की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत दुनिया है। वो अपनी दुनिया बसाकर, चाहे वो कम से कम साधनों में भी रहे, लेकिन वो बहुत बिंदास तरीके से और बहुत बुलंद हौसलों से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। चाहे वो जंगली जानवरों के साथ रहें, चाहे वो विकराल नदियों के पास रहें, चाहे बड़े बड़े बांधों के पास रहें, लेकिन वो वहाँ काफ़ी अच्छे से रहते हैं।
लेकिन जो विकास की जो आंधी है वो आंधी इनकी तबाही लेकर आती है। तो ऐसी तबाही को हम सबको मिलकर रोकना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के अस्तित्व के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे के विकास के लिए सबको अपना अपना अवसर प्रदान करें और सबके लिए अपना सहयोग दे पाएं। मैं और ये कहकर अपना आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम अपनी पहचान के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है कि हम आदिवासियों को अपनी मूल पहचान से वंचित किया गया है। अब मूल पहचान क्या है, आप जो सुधी जन है या जो समकालीन मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग नहीं जानता कि हमारी मूल पहचान क्या है। हमारी मूल पहचान है हमारी आदिवासियत, हमारा जल जंगल जमीन से रिश्ता और इस धरती के मूलवासी, जो हमें अबोरिजिनल शब्द से, ट्राइबल शब्द से, ट्राइबल रिलीजन शब्द से ब्रिटिश सरकार ने दिए थे। 1871 से लेकर 1940 तक हमें ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों की अपनी मूल पहचान के साथ जनगणना की थी और उस जनगणना में हमें एक पहचान दी थी। उन्होंने कभी हमें देशज कहा, कभी अबोरिजिनल कहा, कभी एनिमिस्ट कहा यानी जीववादी कहा, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा, आदि धर्मी कहा। और जब भारत या हमारा देश बना, भारत संविधान बना, उस संविधान में हमारी मूल पहचान को छुपाकर हमें अनुसूचित जनजाति या एसटी बना दिया गया। तो ये एसटी हमारी मूल पहचान नहीं है। एसटी नहीं, हम आदिवासी हैं, हम धर्मपूर्वी हैं, हम इस जल जंगल जमीन और सबके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम आदिवासी शब्द की मांग करते हैं और इस आदिवासी शब्द के साथ हम ट्राइबल शब्द को रखते हैं ताकि हमारे जो उत्तर पूर्वी भारत के जो आदिवासी हैं वो ट्राइबल शब्द को स्वीकार करते हैं और हमारे उत्तर भारत के जो आदिवासी हैं वो आदिवासी शब्द को स्वीकार करते हैं। तो हम आदिवासी धर्म कोलम कोड के लिए मैंने और काफ़ी साथियों ने कई सालों पहले से बहुत सारे साथियों ने बहुत प्रयास किए। उन प्रयासों के बाद संगठन का आकार प्रकार बढ़ा। उस संगठन ने पूरे देश भर में कई आयोजन किए। उन आयोजनों में से 5 आयोजनों में मुझे भी सहभागी होने का अवसर मिला है और ये मेरे लिए गौरवमयी बात है कि मैं अपने समाज के मुख्य पहचान के साथ अपना कुछ योगदान कर पा रही हूँ। लेकिन हमारी सफलता तब होगी जब हमें हमारी पहचान मिल पाएगी। तो मैं आप सबसे सहयोग या अपील करना चाहूँगी कि हमारी आदिवासियत के लिए, हमारी पहचान के लिए आदिवासी जनगणना कोड की मांग हर प्रदेश के आदिवासी को करनी चाहिए और हर किसी को अपने स्थानीय स्तर पर, अपने प्रादेशिक स्तर पर या अपने राज्य स्तर पर अपने अपने मुखियाओं को ज्ञापन देना चाहिए कि हम आदिवासियों को अपनी मूल पहचान के साथ जनगणना कॉलम कोड दिया जाए, आदिवासी कॉलम कोड दिया जाए, उत्तर पूर्वी भारत वालों के लिए ट्राइबल कोड दिया जाए और जिसकी जो भी पहचान है, चाहे वो कोया पुनेमी हो, चाहे वो गोंडी हो, चाहे वो सरना हो, चाहे मीणा हो, चाहे भील हो या पतानी हो या कोई सा भी आदिवासी वर्ग हो, वो उस कॉलम के साथ आदिवासी या ट्राइबल लिख के अपनी पहचान को भी वो उसमें स्थायी रख सके। इस कॉलम कोड की मांग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आदिवासियों की वास्तविक जनसंख्या का पता चल सके, क्योंकि हम आदिवासी बताया जाता है कि हम 12 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। हर 10 साल बाद ये जनगणना होती है और अब 2021 में 20 में शुरुआत लास्ट में हो जाएगी और 21 में ये जनगणना शुरू हो जाएगी और इस जनगणना में आदिवासियों को एक आदिवासी कॉलम कोड या ट्राइबल कॉलम कोड मिले जिसमें वो अपनी मूल पहचान के साथ, जैसे मैंने बताया, कोया है, सरना है, गोंडी है, भील है, जो भी वो है, मीना है, वो अपनी पहचान को लिखे और आदिवासी या ट्राइबल जो उसको वो शब्द सही लगता है वो उसके साथ रखे और सरकार बताए कि हम भारतवर्ष में
आदिवासी कितने हैं, 12 करोड़ से हम 2020-21 में कितने करोड़ हो चुके हैं। फिर इस जनसंख्या के बाद वास्तविक रूप से पता चलेगा कि हमारे लिए कितनी योजनाएं बनी थी, क्या क्या योजनाएं बनी थी और कितना हमें इसका फ़ायदा मिला है, ताकि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से एसटी ऐसे ही आ जाते हैं, आदिवासी ऐसे ही आ जाते हैं, उनको भी पता चले कि हम आदिवासी ऐसे ही नहीं आते। ऐसे ही आते तो सबसे ज़्यादा बलिदान और योगदान आदिवासी नहीं देते, सबसे ज़्यादा गुलामी के विरुद्ध संघर्ष आदिवासी नहीं करते। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों ने ही इस गुलामी के खिलाफ विद्रोह किए हैं, युद्ध किए हैं और अपने बलिदान भी दिए हैं। हम हमारे नायकों को याद करते हुए, उनको सादर जोहार करते हुए, उनको उनके योगदान के साथ अपनी पहचान को भी कायम कर सके, इसीलिए हम जनगणना कॉलम कोड की मांग करते हैं। हमारे जो नायक है, उन नायकों ने अपना जो संघर्ष है हमारे जल जंगल जमीन और अपने समाज के अस्तित्व के लिए, उनकी अस्मिता के लिए ही अपना बलिदान दिया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जो पहचान है, हमारे समाज की जो पहचान है, पूरे भारतवर्ष के जो आदिवासियों की पहचान है, उस पहचान के लिए एक आदिवासी जनगणना कॉलम कोड की मांग ही नहीं, अब लेकर भी रहें, ताकि हम अपनी पहचान के साथ इस देश में अपना अस्तित्व कायम रख सके। नहीं तो सरकारें आएंगी और जाएगी, नई नई योजनाएं आएगी, कोर्ट के माध्यम से नए नए फरमान आ रहे हैं, आरक्षण पे बार बार हमले किए जा रहे हैं। जब से अच्छे दिनों की सरकार आई है तब से इसमें परिवर्तन काफ़ी हो चुके हैं। 13 पॉइंट रोस्टर इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें आदिवासियों को शिक्षण संस्थानों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, यानी उनको शिक्षण संस्थानों से बाहर निकाला गया था। वो लोग जो महाविद्यालयों में पढ़ा रहे थे, जो लेक्चरर थे और जो अपने समाज के लिए, अपने सब संस्कारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो सभ्यता और संस्कृति है उसके साथ अपने कठिन प्रयासों से, अपने शिक्षा के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद सरकार कहती है कि आपका आरक्षण खत्म हो गया है, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो पॉइंट रखा गया था वो 14वां पॉइंट था, और 14वां पॉइंट जब सरकार ने ख़त्म कर दिया, 13 पॉइंट तक ही रखा, तो आदिवासी तो वहीं ख़त्म हो गए। सरकारें जब ऐसे ऐसे फरमान लाएगी तो आप और हम कहीं नहीं बच सकते। हम ना तो जंगलों में बचेंगे, ना गाँवों में बचेंगे, ना शहरों में बचेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, क्योंकि मैंने 5 साल पढ़ाया है। उस पढ़ाने के बावजूद जब 13 पॉइंट रोस्टर आया, वो रिजर्व सीट थी, उस पूरे महाविद्यालय में कोई एसटी का कैंडिडेट नहीं था, फिर भी उस सीट को ख़त्म कर दिया गया शॉर्टफॉल में डालकर। और आज 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, उस सीट पर सामान्य वर्ग ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं या वो लोग ही खा रहे हैं। मेरे समाज का कोई भी भाई या बहन वहाँ पर नहीं पहुँचा है, या आदिवासी समाज का, पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज का कोई भी कैंडिडेट उस महाविद्यालय में नहीं पहुँचा है। तो यही आरक्षण है सरकार की व्यवस्था का। मैं सबसे पूछना चाहूँगी, सरकार से पूछना चाहूँगी कि आरक्षण के नाम पर आदिवासियों के साथ जो खिल्ली उड़ाई जा रही है, जो भेदभाव किया जा रहा है, जो धोखा किया जा रहा है, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए हमारी मूल पहचान होना बेहद ज़रूरी है, और इस मूल पहचान के लिए आदिवासी जनगणना कॉलम कोड होना बहुत ज़रूरी है। और ये आदिवासी क्या पूरे भारत की जनसंख्या अब काउंट हो रही है, और ये जनगणना की जाएगी 21 में, और इस 21 में आप सबको मिलकर आदिवासी जनगणना कॉलम कोड, जैसे जो कॉलम कोड दे रखे हैं धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके दे रखे हैं, लेकिन आदिवासियों को नहीं दे रखा। तो आदिवासी अन्य में अपना नाम लिखाते हैं, तो अब अन्य जो 7वां नंबर का है उसको आदिवासी कॉलम कोड के रूप में आप सब डिमांड कीजिए, आप सब मांग कीजिए। स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, और अपने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम सब मिलकर ही मांग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी पहचान को पा सकेंगे। क्योंकि इस देश को, इस धरती को, इस पर्यावरण को बचाने वाले हम आदिवासी हैं, और इन सब
विदेशियों को स्वीकार करने वाले हम आदिवासी हैं, हम सब ने मिलकर इनको पनाह दी है, तो इन सब को भी हमारी पहचान वापस करनी होगी, क्योंकि संविधान ने ही हमारी पहचान को छुपाया है या मिटाया है, तो उस संविधान के थ्रू ही हमें अपनी पहचान लेनी होगी। आदिवासी समाज में हर समाज अपनी अपनी विशेषताओं के साथ है। हमारी जो पहचान है वो हमारी भाषा से है, हमारी बोली से है, हमारे संस्कारों से है, हमारे प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण से है। मैं अपने खान पान और पोशाक सबसे हम भले ही भिन्न हो, लेकिन इस पर्यावरण और के जीव जंतुओं और प्रकृति और जो खेती किसानी के जो नियम है उन सब से हम बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और सबका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। और आदिवासी जीवन के जो मूल तत्व है सामाजिकता, सामुदायिकता, सहभागिता और समन्वयता और सबका समान महत्व देने की। आदिवासियों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच या नीच नहीं होता, सब में उसको बराबर का महत्व दिया जाता है। और इस पहचान के साथ ही हम आदिवासी पूरे भारतवर्ष में बसे हुए हैं। मैं राजस्थान के मीणा आदिवासी समाज की जो भाषा है मीणी भाषा, उस मीणी भाषा यानी मेरी जो मातृभाषा है वो मीणी मातृभाषा है। और उस मीणी मातृभाषा के मैं कुछ गीत आपको सुनाना चाहूँगी, पुरखा गीत जो मैंने पुरखों से संग्रह किए हैं, जो हमारी धरती में आज भी गूंजते हैं और उनकी गूंज हमारे शरीर में जो हमारी रक्त की जो धमनियाँ हैं उन धमनियों को गति देती है और हमारे जीवन में एक उत्साह का संचार करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसका आनंद लें। आदिवासी समाज में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम आदिवासियों में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। बाकी समाज की जो सभ्य धारा के जो लोग हैं या शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें लिंगानुपात या महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आदिवासियों में स्त्री और पुरुष संबंधों में भी भेदभाव नहीं है, वो बिंदास जीते हैं, खुलकर जीते हैं और अपने जो संबंधों का इजहार है वो खुलेआम करते हैं और अपने स्नेह को भी वो बिल्कुल बिंदास तरीके से जीते हैं। अब मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के मीणा आदिवासियों का जो परिवेश है, उनका जो खान पान है, उनकी जो भाषा बोली है मीणी भाषा, उसका पुट देखिए किस तरीके से है। ठाडे ठाडे छाछ मका को दड़ियो, ठाडे ठाडे छाछ मका को दड़ियो, अरे कया मारो रे सबड़ को यार बना, चमनी बजेगी तेल बना, अरे कया मारो रे सबड़ को यार बना, चमनी बजेगी तेल बना, अरे कैया ब्याण मारे ठाड़े ठाड़े छाछ मका को दड़ेयो, ठाड़े ठाड़े छाछ मका को दड़ेयो, अरे कैया मारो रस बड़े को यार बना, चमनी बज गई तेल बना। अब ये राजस्थान में मीणा आदिवासियों में जो उत्सव जो पर्व होते हैं उसमें एक परिवार से दूसरे परिवार या वर वधू के पक्ष वाले जब मिलते हैं तब उसमें स्त्रियां एक दूसरे को या दूसरे पक्ष के पुरुषों को भी संबोधित करके इस तरीके से हास प्रयास करती है और अपने स्नेह का इजहार करती है। राजस्थान का मीणा आदिवासियों का जीवन जो कृषि और पशुपालन पर आधारित है और पशुपालन के साथ उनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो ठाड़ी ठाड़ी छाछ यानी गाढ़ी गाढ़ी छाछ
और मक्का का दलिया है, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो। इस पेय पदार्थ के बिना हम आदिवासियों का जीवन पूर्ण नहीं होता। कि खाना कितना ही खा ले, लेकिन छाछ और राबड़ी हम उसके बाद भी खा सकते हैं, और यही हमारे स्वास्थ्य का भी राज है। अब जो हमारे जो पुरखा महिलाएं हैं, या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रहती है, या आदिवासी समाज की जो महिलाएं रहती है, वो अपने प्रेम को इजहार करने में झिझक नहीं रखती है। वो बेहिचक गीतों के माध्यम से, अपने छोटे छोटे बोलों के माध्यम से, अपने छोटे छोटे पदों के माध्यम से ठिठोली करती हुई उस स्नेह का इजहार कर देती है। तो देखिए ये गीत। सामली तबारे मदियोन बाते, सामली तबारे मदियोन बाते, और वक्तड़ कैया सोवली रे तू यार बना, चमनी बजगी तेल बना। सामली तबारे मदियोन बाते, सामली तबारे मदियोन बाते, अरे कौन सौर सैया तार बिना, मोन आवे आल जंजाल, मोन आवे आल जंजाल। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अभी विद्युत या बिजली नहीं आई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का जो जरिया है वो चिमनी होती है जो केरोसिन से जलती है, और उस वक्त घर में केरोसिन भी नहीं है, और चिमनी जो है वो बुझ गई है, यानी अंधेरा हो रहा है घर में। तो जो महिला है, आदिवासी महिला या मीणा महिला, वो रात को अपने घर वालों से कह रही है, अपने पति से कह रही है कि सामने की जो तबारी है, या जो सामने का जो आलिया है, उसमें दिया भी नहीं है, बाती भी नहीं है, और जो चिमनी थी उसका तेल भी ख़त्म हो गया है, यानी रात को अंधकार रहेगा तो मुझे डर लगेगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं सोऊंगी। ये अपने स्नेह का इजहार करने का तरीका है। आदिवासी महिलाएं वैसे किसी भी अंधेरे से नहीं डरती है, वो सबका मुकाबला कर लेती हैं। मीणा आदिवासियों में महिलाएं जब शादी ब्याह या कोई भी उत्सव का पर्व होता है, उसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर जब लोग मिलते हैं, तो महिलाएं तुरंत अपने बोल के द्वारा तुरंत उनको देखकर, उनके हाव भाव से, या एक ऐसा रोचक प्रसंग खड़ा कर देती है गीतों के माध्यम से कि वो माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि सब उसमें झूम उठते हैं। अब इसमें जो हास प्रयास है वो इस तरीके से करती हैं। वो एक महिला दूसरी महिला को हंसी टिटोली करती हुई कह रही है, तीन रतोड़े की लड़ी रेल बनाए, तीन रतोड़े की लड़ी रेल बनाई, बैठू बैठू कर रही रे दारी, बैठू बैठू कर रही रे, लंबर गाड़ी चल रही रे लोड़ी, बैठो बैठो कर रही रे, लंबर गाड़ी चल रही रे, अरे या तो भाड़ो भाड़ो कर रही रे, लोड़ी सेज सेज चल रही रे, तीन तोड़े की लोड़ी रेल बढ़ाई, बैठो बैठो कर रही रे, लंबर गाड़ी चल रही रे,
सहस जगह बड़ खा रही रे, लंबर गाड़ी चल रही रे। ऐसे करते करते वो अपने मतलब जितने भी महिलाएं हैं जिनको वो संबोधित करना चाहती है उन सबके नाम ले लेकर इसी तरीके से बार बार इन्हीं पंक्तियों को, इन्हीं अंतरों को वो हंसी मजाक करती हुई, टिटोली करते हुए, हर किसी का नाम लेकर सभी को संबोधित करती हुई एक नया माहौल क्रिएट करती है, ताकि वो जो माहौल है वो बहुत बिंदास हो जाता है, खूब खुशनुमा हो जाता है, और जो पर्व है या जो त्यौहार है उसकी खुशी है वो कई गुना हो जाती है। हमारे आदिवासी समाज में खूबियाँ हैं तो इसमें बुराइयाँ भी है, और मैं इस बुराई को दूर करने के लिए एक लोकगीत आपको गाकर सुनाना चाहूँगी, ताकि हमारा भारतवर्ष का आदिवासी समाज है इस बुराई को बुराई के रूप में न लेकर अच्छाई के रूप में ले और इसका सदुपयोग करें, तो वो इस बुराई की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से बच सकता है। हमारे समाज में जो बहुत बड़ी विकट समस्या है वो है शराब का सेवन, दारू का पान या दारू पीना। इतनी कमाई नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन वो उससे कई गुना वो दारू पी जाते हैं पुरुष, और महिलाएं दिन रात खटती रहती हैं, बच्चे अभावग्रस्त रह जाते हैं, घर में आवश्यकता की चीज़ें नहीं रहती है, और लगातार वो शराब के सेवन से अपने सुध बुध भी खो देते हैं, परिवार का अच्छा बुरा भी सोचना उनको मतलब गलत समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है, क्या उनको करना चाहिए। वो इतने आदी हो जाते हैं शराब की लत में कि वो घर के हालातों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते, घर में क्या स्थिति है। तो अत्यधिक शराब सेवन से या दारू पीने से घर के क्या हालात हो जाते हैं। एक महिला अपनी जो समधन है महिला उसको संबोधित कर रही है, या उसकी जो जीवन की जो व्यथा है, जीवन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अपने लोकगीत या मेरी भाषा के लोकगीत में वो किस तरीके से बयां कर रही है, ये हमारे सभी आदिवासी समाज के भाई बहनों को समर्पित करते हुए मैं गाना चाहूँगी। ये बुराई है, लेकिन इस बुराई में सुधार कीजिए ताकि ऐसी बर्बादी का हमें सामना ना करना पड़े और कोई परिवार या कोई बच्चे या कोई महिला ऐसी समस्याओं का सामना ना करे। और ऐसी समस्या है तो उसका समाधान भी कीजिए ताकि ऐसे हाल ना हो जाए। अब वो एक महिला दूसरी महिला को कहती है कि अत्यधिक शराब सेवन करने से उसके घर के क्या हालात हो गए हैं। फाट गया गदड़ा बखर गया गाबा, फाट गया गदड़ा बखर गया गाबा, अरे ब्याई मारो दारू में बर्बाद, अरे ब्याण मारी खोड़ा में सोवर, फाट गया गदड़ा बखर गया गाबा, फाट गया गदड़ा बखर गया गाबा, अरे ब्याई मारो दारू में बर्बाद। वो महिला कह रही है कि मेरी जो ब्याण है, मेरी जो समधन है, वो पहले काफ़ी संपन्न थी, काफ़ी सुखी थी, लेकिन उसका पति जब से शराब पीने लगा, शराब का आदी हो गया, ये नशेड़ी हो गया, तब से उसके जो बिस्तर है वो भी फट गए हैं और उसके जो कपड़े हैं पहनने के वो भी काफ़ी छिन्न भिन्न हो गए हैं, काफ़ी लीर हो गए हैं, उसके कपड़े यानी गाबा भी फट गए हैं। आगे देखिए, लात गई भैंस बीत गयो धीणो, लात गई भैंस बीत गयो धीणो, अरे ब्याण मारी मंड क्या पोवर, ब्याई मारा दारू में बर्बाद। अब वो बता रही है कि जो भैंस है यानी जो पशुधन है जिससे दूध दही घी खाने को मिलता है, अब वो भैंस भी बाखड़ी हो गई है, यानी उसने दूध देना बंद कर दिया है, तो अब दूध दही घी के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पति उसको पैसा नहीं देता, और नहीं देने का कारण है कि वो शराब में वो खर्च कर देता है। बीत गयो तेल बीत गयो सावन, बीत गयो तेल बीत गयो सावन, अरे ब्याण मारी फचटा सुधोवर,
ब्याण मारी फचाट सुधोवर ब्याई साड़ो दारू में बर्बाद ब्याई साड़ो दारू में बर्बाद। अब वो बता रही है कि घर में जो तेल था वो भी ख़त्म हो गया और जो साबुन था नहाने और धोने का वो भी ख़त्म हो गया। तो अब नहाने धोने का काम तो होता है लेकिन वो बिना साबुन से होता है। कपड़े भी जो धोए जाते हैं वो तेजी से ऐसे मार मार के यानी फचाटे से कूट कूट कर धोए जाते हैं बिना साबुन के। अरे ब्याही मारो दारू में बर्बाद छोरा तो छोरियों का रोटी मांगे छोरा तो छोराओं का रोटी मांग। अरे ब्याण तो बैठी बैठी रोवे रे ब्याई मारो दारू में बर्बाद ब्याण मारी बैठी बैठी रोवे रे फाट गया गधड़ा बखर गया गावा फाट गया गधड़ा बखर गया गावा। अरे ब्याण मारी खोड़ा में सोवे रे ब्याई मारो दारू में बर्बाद। इसलिए जो शराब का सेवन है जो नशा है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इस हानिकारक सेवन को अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग लाभदायक बनाकर अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये दवा के रूप में काम आ सकता है। इसका अनावश्यक उपयोग को रोका जाना चाहिए ताकि जो अनावश्यक जो पैसा जा रहा है उसमें वो आप अपने बच्चों के अपने परिजनों के अपने घर परिवार में उसको लगा सके और आप हर सबकी सुविधा का ध्यान रख सकें। एक छोटा सा अंतरा है इसमें मीणा आदिवासी जीवन शैली या प्रत्येक आदिवासी जीवन शैली में जो प्रारंभिक कृषि करने के जो तरीके थे उन तरीकों के कुछ अनमोल शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। लाव टोटेगी चढ़स फाट गो लाव टोटेगी चढ़स फाट गो। अब इसमें जो लाव है वो जब पहले कुएं से पानी निकालते थे तो एक बहुत बड़ा रस्सा होता था और चड़स होता था। उस लाव और चड़स से दो बैलों को बांधकर उससे कुएं से पानी निकाला जाता था। दो व्यक्ति उसमें पानी निकालने के लिए होते थे और उन सभी के सहयोग से कुएं से पानी निकलता था। जब बिजली नहीं पहुंची थी उस बिजली पहुंचने से पहले हर कार्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सब लोग अपनी मेहनत से अपने खून पसीने की मेहनत से अपनी कठिन श्रम साधनाओं से करते थे। वो सारा कार्य आज जो शहरों के आसपास है वो तो बिजली से करने लगे, बिजली से मशीनें चलने लगी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दूर दूर दराज के क्षेत्रों में या जंगल पहाड़ के आसपास आज भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं या जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो आज भी अपने हाथों से ही वो पानी को निकालते हैं उसी तरीके से बैलों के साथ लाव और चड़स से और उसी तरीके से खेती करते हैं। आपको एक हास प्रयास का और गीत सुनाना चाहूंगी। इसमें महिलाएं एक दूसरे से हास प्रयास करती है और पुरुषों को भी इसमें शामिल करती है ताकि इस माहौल को और भी अच्छा खुशनुमा बनाया जा सके। और इसमें हंसी मजाक ही है। इस हंसी मजाक में माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि पूरी जो त्यौहार की है जो रौनक है बिना वाद्य यंत्रों के बिना किसी मायक के वो अपने आप ही गूंजने लगती है। हर कोई थिरकने लगता है और हर कोई गाने और नाचने लगता है। मार कचोटोलड़ी छिला मड़े छड़ेगी मार कचोटोलड़ी छिला मड़े छड़ेगी छिलो छिलो करती छिला मड़े चढ़ेगी छिलो बेरी गजब करो छिलो बेरी गजब करो।
मारो ससुरा को राख ल्याई पेट, छिलो मेरी गजब कर्यो, मारे का चोटोलणी छिला मळे चढ़ेगी, अरे मारा जेठ को राख ल्याई पेट, छिलो मेरी गजब कर्यो, मारे का चोटोलणी छिला मळे चढ़ेगी, मारे का चोटोलणी छिला मळे चढ़ेगी, छिला को राख ल्याई पेट, छिलो मेरी गजब कर्यो। इसमें महिलाएं हास प्रयास करती हुई जो वधू है उस वधू पक्ष की महिलाओं को हंसी टिटोली कर रही है, और इस हंसी टिटोली के माध्यम से ही वो अपने प्यार का इजहार भी कर रही है। आदिवासी जो पुरखा गीत है, उन पुरखा गीतों में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आदिवासियत है, हमारी जो जीवन शैली है या हमारा जो जीवन दर्शन है, उसके साथ हमारा इतिहास भी दर्ज है। और इस इतिहास को अब पुरखा लोक गीतों से हमें सहेज कर लिखित रूप में इसको साहित्य के रूप में लाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का जो साहित्य है वो लिखित रूप में नहीं होने के कारण उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता, और उसको प्रमाणिक करने के लिए हमें इसका लिखित रूप बेहद गहन तरीके से इसकी जांच पड़ताल करके हमें लाना चाहिए, ताकि हमारे अपने साहित्य, अपने आदिवासी साहित्य, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, हमारे प्राकृतिक वातावरण, हमारी जो जीवन शैली है, उसके साथ हम उस साहित्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। इसीलिए मैं एक छोटी सी पंक्ति है या छोटी सी गीत की हाँ आदिवासी लोक गीतों के साथ वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, वहाँ की जो फसलें हैं, वहाँ का जो मौसम है, उस मौसम का भी हम आनंद ले सकते हैं। जैसे राजस्थान में या उत्तर भारत में या जहाँ जहाँ ठंडा मौसम रहता है, उस मौसम में जब सरसों उगाई जाती है, मार्च अप्रैल ये ठंडे मौसम में, उस वक्त कुछ अलग ही माहौल, प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य से सब में बहुत ऊर्जा का संचार करती है, बहुत चेतना देती है, या पूरे माहौल को खुशनुमा कर देती है। उसमें जो नायक और नायिका है या जो खेती में काम करते रहते हैं, वो स्त्री पुरुष युगल रूप से उस गीत को गाते हैं। देखिए इस तरीके से, पीली लुगड़ी पाणत में बसंती राग सुनावे रे, संध्या धीरे धीरे डल जो ये, सरसों माड़े हाथ को झालो ये, संध्या धीरे धीरे ढल जो ये, आया फूल सरसों का प्यारा छुट्टी मल आजो रे, आया फूल सरसों का छुट्टी मल आजा रे, मारा मन की मनसा मन में 2 दिन लाड लड़ा जा रे, पीली लोगड़ी पाणत में बसंती राग सुनावे रे। यानी इसमें जो नायिका है, आदिवासी नायिका, वो खेतों में काम कर रही है, और उसका जो नायक है या जो पुरुष है वो काम के लिए बाहर गया हुआ है, उसके पास नहीं है, और जो सरसों है वो भी यौवन अवस्था में आ चुकी है, उसमें भी फूल गदरा गए हैं, वो भी अपनी पूर्ण अवस्था में आ चुकी है, और उसने भी जैसे राजस्थान का जो परिवेश है, पीली लुगड़ी जो मैंने भी पहन रखा है, पीली लुगड़ी, उस पीली लुगड़ी के साथ वो भी प्रकृति और वो स्त्री बिल्कुल एकाकार रूप में हो गई है, और उस एकाकार रूप में उस जो स्त्री की है, उस आदिवासी स्त्री की जो विरह वेदना है, वो सरसों के साथ झूम उठती है। जैसे सरसों नाचती हुई, गाती हुई, हिलती हुई दिखती है, उस तरीके से वो महिला अपने हाव भाव को, अपने स्नेह को, अपनी विरह वेदना को इस गीत के माध्यम से प्रकट कर रही है।
आपको दो पंक्तियों के माध्यम से मैं और कुछ बताना चाहूँगी। ये दो पंक्तियाँ ही नहीं, पूरे एक तरह से मेणा समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की दबी हुई इमारत है। इस दबी हुई इमारत को हमें खोजना होगा। हर आदिवासी क्षेत्र में से इस दबी हुई इमारतों को खोजकर अपनी इमारतों का अस्तित्व को हमें साहित्य के रूप में, लिखित के रूप में, इतिहास के रूप में गढ़कर समाज को समर्पित करना होगा, ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वर्तमान और आने वाली, वो इसको सहेज सके, इसको जीवंत रख सके और इससे प्रेरणा और साहस लेकर अपने जीवन में उत्साह और आनंद के साथ अपनी पहचान को अमिट रख सके। ये लोकगीत है जो 1000 साल पुराने इतिहास को अपने में समेटा हुआ है। राजस्थान में जो मीणा आदिवासी हैं, वो मीणा आदिवासी कहते हैं 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ शासन किया था। वहाँ उनके रजवाड़े थे, जैसे आप नाम से पहचान सकते हैं। जो जयपुर है वहाँ भी मीणों का राज था, जो आमेर है वहाँ भी था, वहाँ गेटोर है, झोटवाड़ा है। ये जो नाम है ये मीणा रियासतों के जो मीणा रजवाड़े थे या उन्हीं के नाम है। कोटा है, वो कोटा कोटिया भील के द्वारा बसाया हुआ है। बांसवाड़ा है जो बंसिया भील द्वारा बसाया गया है। जो डूंगरपुर है वो डूंगरिया भील के द्वारा बसाया हुआ है। ऐसे ही करके जो बाड़मेर है, बीकानेर है, ये सब अधिकांश राजस्थान के इलाके मीणों के इलाके थे, जिनको बाद में राजपूतों ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर या उससे पहले अपनी चाल से हथिया लिया था, अपने षड्यंत्रों से हथिया लिया था। उसी एक षड्यंत्र का या उसी एक साजिश का जिक्र इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से मैं एक इतिहास का वृत्तांत आपको सुनाना चाहूँगी। ये पंक्तियाँ तो छोटी सी है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेषों की महक आ रही है, गंध आ रही है, महागाथा आ रही है। इस महागाथा को हमें समझना होगा। देखिए इस तरीके, कूची को छो बोतड़ो, कूची को छो बोतड़ो, लड़ा में जो दियो, लड़ा में जो दियो, आची बगड़ी रे मीणा की हाथा राज खो दियो, हाथा राज खो दियो। इसके साथ एक और पंक्ति है, इसी से संबंधित है। सुलकण सुत आलन भयो, म्यारण को ले अवतार, खोगंग चांदो भयो, सूरवीर दातार, चहुदिस सुत आलन तना, शोभा बनानो, शंका माने गणपति, आलन सी बड़भू। ये जो दोनों पंक्तियां हैं या जो दोनों अंतरे हैं, वो राजस्थान में मीणा जनजाति के चांदा वंश के इतिहास को उजागर कर रही है। ये इतिहास जो है वो राजा आलन सिंह से जुड़ा हुआ है। आलन सिंह राजा चांदा राजा रहे हैं और उनके राज का चारों दिशाओं में बहुत प्रताप था, बहुत शौर्य था, या उनकी काफ़ी प्रसिद्धि थी। उनके पास अकुत धन संपदा के भंडार थे और उनका जो रुतबा था, उनका जो शौर्य था, उनकी जो वीरता थी, उसकी कोई तुलना नहीं थी। इसीलिए राजा आलन सिंह की चर्चा की जाती है। या खोगंग नाम की जो जगह है जयपुर में, खो नागौरिया खोगंग, वो वहाँ के राजा थे। वहाँ पर आज भी उनकी बनाई हुई बावड़ी है, उनका महल है, उनका नक्कार खाना है। नक्कार खाना आज भी अवशेष के रूप में है और वो बयां कर रहे हैं उनकी विरासत का, उनके वैभवशाली इतिहास का, जो हमें सहेजना है। इसमें जो सोडा राय था, मध्य प्रदेश के जो राजपूत नरवर राय जो राजा थे, उस नरवर के सोडा राय को उसके भाई ने ही हत्या कर दी थी। राजपूतों में ये इतिहास रहा है कि वो अपने परिजनों की हत्या करके गद्दियाँ हथियाते थे। आपने पन्ना धाई वाली कहानी सुनी होगी। पन्ना धाई ने अपने बेटे का बलिदान करके और किसको बचाया था?
राजपूतों का इतिहास यही है कि जब वो अपने खून के वफादार नहीं होते तो वो किसी और के भी वफादार नहीं हो सकते, और उन्होंने इसी छल कपट का साथ लिया। नरवर नरेश सोढ़ा राय को उसके छोटे भाई ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। तब नरवर नरेश की जो रानी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी या उनके पास छोटा सा बच्चा था, तो वो अपनी जान बचाकर, अपने बच्चे को बचाकर राजा आलन सिंह के राज्य में पहुंच गई और वहाँ अपने बच्चे को लेकर काफ़ी दयनीय हालात में थी। तो किसी ने कहा कि राजा बड़े दयालु हैं और आपकी वो जरूर कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। रानी ने अपनी पहचान को गुप्त रखा और राजा ने उनको अपने यहाँ कार्य करने के लिए रख लिया रानी के कहने पर, और वो रानी की मदद करने लग गई। और एक दिन उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया, तो उस खाने में राजा को अलग ही स्वाद आया। राजा ने पूछा कि आज का खाना किसने बनाया। तब उनको पता चला कि जो महिला है वो कोई और महिला है जिसने खाना बनाया है। तो राजा आलन सिंह ने उनसे परिचय पूछना चाहा। तब रानी ने सच कहा कि उनके पति की हत्या उनके देवर ने कर दी है और वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वो उनके आश्रय में या उनके राज्य में आई है। तब राजा आलन सिंह को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उनको बहन के रूप में स्वीकार किया और उसके बच्चे को, जो दूल्हे राय था, दूल्हे राय के नाम से जाना गया है बाद में, उस दूल्हे राय को, वो बहुत छोटा सा था, गोद में था, उस दूल्हे राय को अपने भांजे के रूप में स्वीकार किया और उसके लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा और उसके रण कौशल की सारी व्यवस्था एक राजकुमार की तरह उन्होंने की। वो बचपन से राजा आलन सिंह को और पूरे राज परिवार की व्यवस्था को देख रहा था, समझ रहा था। और जब वो युवा हुआ तब मुगल शासन, दिल्ली की जो सल्तनत थी वो बदल गई थी और वहाँ कर देने के लिए हर व्यवस्था से करदाता जाते थे। तो राजा आलन सिंह ने दूल्हे राय को अपने यहाँ से भेजा। दूल्हे राय वहाँ पर उन चौहान वंशीय राजाओं से मिल गया और उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचाया और उस षड्यंत्र में जो आलन सिंह थे उनके साम्राज्य को हड़पने की उन्होंने एक योजना बनाई। दीपावली के दिन हम आदिवासियों में दीपावली जैसे आर्य मनाते हैं उस तरीके से नहीं मनाते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं, हम अपने पितरों को, अपने पुरखों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनको तर्पण देते हैं या उनको उस दिन पानी देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं पानी देते हैं। पानी के साथ जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो, ज़्यादातर लोग अनाज का जो सूखा रूप है उसके साथ या फिर पकाकर, जैसे चावल है या बाजरा है या गेहूँ है या जो भी अन्न घर में हो, उस अन्न से या जो पकवान बना के देना चाहता है वो पकवान से, उसके साथ वो उनको पानी भी पिलाते हैं। दीपावली के दिन हमारे पितरों को पानी दिया जाता है। आज भी ये परंपरा है, हर दीपावली को हमारे पुरखों को तर्पण देने के लिए ये परंपरा आज भी, चाहे हम शहर में रहे या गाँव में रहे, पितरों को तर्पण जरूर देते हैं, उनको जरूर याद करते हैं, पुरखा स्मरण करते हैं। और उन्हीं की याद में राजा आलन सिंह अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, यानी दिवाली वाले दिन राजा आलन सिंह अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने तालाब पे गए, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी हथियार के, और वहाँ जाकर वो स्नान करे। स्नान करने के बाद जैसे ही वो तर्पण दे रहे थे उसी वक्त दूल्हे राय ने चौहान शासकों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। हमला करने के बाद बहुत सारे जो मीणा आदिवासी है या जो चांदा आदिवासी है वो मारे गए और जो गांव में थे, खेत में थे, जो बच गए वो इधर उधर तितर बितर हो गए। कहा जाता है राजा चांदा आलन सिंह के बाद ही राजपूत शासन की स्थापना 1000 या 1100 ईस्वी के बाद हुई है। उससे पहले राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में मीणा आदिवासियों का ही शासन या व्यवस्था चलती थी, सामाजिक व्यवस्था चलती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती थी। और इसके इन दो पंक्तियों में यही बताया गया है कि उस राजा की उदारता या उस राजा की दयाशीलता या हम आदिवासियों की जो सहजता है, जो उदारता है, जो भोलापन है, उस भोलेपन का फ़ायदा उस दूल्हे राय ने बहुत गलत तरीके से उठाया
और उन्होंने फ़ायदा ही नहीं उठाया बल्कि उस कौम को ही समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन आज भी राजा आलन सिंह के जो बनाए हुए महल है, बावड़ियाँ हैं, किले हैं और जो नक्कार खाना है, वो आज भी अपने वैभवशाली सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, अपने इतिहास की, अपने परंपराओं की या अपने जो राज्य था उसको वो बयां खुद कर रहा है। यही नहीं, दौसा में चांद बावड़ी, आपने जो पहली पिक्चर में जो बावड़ी देखी होगी, वो बावड़ी भी राजा आलन सिंह की ही बनाई हुई है, लेकिन वहाँ पर भी राजपूतीकरण करके उस राजा का नाम चौहान राजा चांदा राजा आलन सिंह कर रखा है। जैसे मैडम आतराम मैडम बताती है, उषा किरण आतराम, कि हमारा जो इतिहास है वो आर्यों ने, संघियों ने नामकरण करके बदल दिया है, तो हमें अपने इतिहास को जानकर उसको जांच परख करके वापस सही रूप में लिखना होगा। क्योंकि अब तक हमने विश्वास किया था कि मुख्य धारा के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं तो सबके लिए बराबर लिख रहे होंगे, समान लिख रहे होंगे, सच लिख रहे होंगे, लेकिन अब हम सब ने देख लिया कि वो समान या बराबर नहीं लिख रहे। हर सत्ता और राजनीति जिसके दबाव और प्रभाव में रहती है उसी का इतिहास लिखा जाता है। लेकिन आज हम आदिवासी अपने अपने प्रदेशों में मतलब सब जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के साथ उसको सहेजने का भी प्रयास करना चाहिए, अपनी भाषाओं को भी सहेजने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भाषा बचेगी तो हम बचेंगे, क्योंकि भाषा ही हमारा एक तरह से रक्षा कवच है, भाषा ही हमारी समाज है, भाषा ही हमारी संस्कृति है, भाषा ही हमारा पुरखा है, भाषा ही हमारा ज्ञान भंडार है। उस भाषा को हम सहेज लेंगे तो हम अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए संरक्षित कर लेंगे। इतना कहकर मैं आप सभी के साथ गोंडवाना दर्शन और मोतीराम कंगाली दादा, सुनैर सिंह ताराम जी, नेताम जी और हमारी जो प्रिय मैडम है, दीदी है, माँ है, मैं काफ़ी उनसे प्रभावित हूँ। उनकी जो अद्भुत जिजीविषा है वो इतने सालों से लगातार समाज के लिए लगी हुई हैं, सर के साथ भी लगी हुई थी और इतना सहयोग कर रही थी, और आज भी वो अकेली रहकर भी हम सबको जोड़कर और सबके साथ आगे अगुवा बन रही है हमारी। हम उन सभी अपने पुरखाओं को सादर प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ख़ासतौर से गोंडवाना दर्शन को और गोंडवाना दर्शन के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप सभी को, सभी सगा संबंधियों को, सभी भाई बहनों को, सभी वरिष्ठ और सुधीजनों को मैं आप सबको जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना और जय भारत के आदिवासी ही नहीं, जय संसार के आदिवासी कहकर आप सबसे एक अनुनय विनय या अपील करना चाहूँगी कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति और अपने इतिहास को सहेजिए, अपनी पहचान को सहेजिए, और आदिवासी जनगणना कॉलम कोड के लिए आप सब मिलकर सहयोग कीजिए ताकि हम इस मुहिम को तेज़ी से चलाएं। क्योंकि अब समय है जनगणना होने का, और इस जनगणना में जब 70 साल से हमें अपनी पहचान नहीं मिली है और ये मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हमें तुरंत इसमें अपनी सहभागिता दर्ज ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए ताकि हम अपनी पहचान को ले सकें, और जो हमारा अस्तित्व का संकट है उस अस्तित्व के संकट से भी हम उभर सकें। और अगर किसी पे संकट आता है तो सब मिलजुल कर आह्वान करें और सब एकजुट होकर उस संकट का सामना भी करें और उसका समाधान भी करें, तो कोई हमारा विनाश नहीं करेगा। और अगर विकास चाहिए तो आदिवासियों की सहमति के साथ उनके पूर्ण एक तरीके सही तरीके से उनका जो व्यवस्थित तरीके से उनका पहले बसाया जाए, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, बड़े बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए उन्हीं के साथ, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और जो युवा हैं, जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, उन सबको रोजगार की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, और उनके जो स्थायी निवास है वहाँ से उनकी बेदखली नहीं की जानी चाहिए। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो पहले उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और मूलभूत सुविधाएं दी जाए। ये कागजी घोड़े ही ना दौड़ाए जाए, उनको ज़मीनी हकीकत के साथ नीचे उतरना चाहिए
और सबकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल वासी हैं, मूल बाशिंदे हैं, मूल मालिक है, देशज है और इस धरती के रक्षक हैं। वो प्रकृति पूजक है, वो किसी धर्म से उनका कोई विरोध या टकराव नहीं है। वो अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने संस्कारों के साथ, अपनी आदिवासियत के साथ, अपने दर्शन के साथ सबको जीवो और जीने दो की प्रेरणा के साथ पूरे संसार भर के आदिवासी यही संदेश दे रहे हैं कि हम विश्व के 195 देशों में 90 देशों में रहते हैं और जहाँ जहाँ भी हम हैं वहीं पर जंगल है, ज़मीन है, धरती है उपजाऊ, वो नदियाँ है, पहाड़ है और वहीं से आपको ऊर्जा मिल रही है, वहीं से जल मिल रहा है, वहीं से प्राणवायु मिल रही है, वहीं से खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। तो जब आपको सब कुछ वहीं से मिल रहा है तो आपको उनका भी संरक्षण करना चाहिए। तो आदिवासी है तो जंगल है तो हम सब हैं और हम सब हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर्यावरण की और आदिवासियों की रक्षा करें। इतना ही कहकर मैं आप सबसे जोहार करना चाहूँगी और सबको बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे इतना मौका दिया कि आप सबसे रूबरू हूँ, आप सबके समक्ष में अपने विचार रख सकूँ। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ रह जाती हैं, कुछ बोल पाते हैं। और ये समय ऐसा है, कोरोना महाकाल, इस कोरोना महाकाल में ये जो परिचर्चा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम आदिवासियों के लिए कि हम ऐसे संकट के समय में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से साहित्यिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और आने वाले संकटों का सामना भी हम जुड़कर ही करेंगे, क्योंकि आदिवासियत हमें यही सिखाती है, सामुदायिकता, सहभागिता, समान जीविता और सहभागिता। हम सब मिलकर ही हर मुसीबत का सामना कर पाएंगे और हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो खान पान है वो बहुत बेहतर है, बहुत पौष्टिक है, उसको हमें हमेशा अपनाए रखना चाहिए। हमारे पुरखों ने जो खान पान की जो व्यवस्था की है, चाहे हम गुजरात में रहे, चाहे हम राजस्थान में रहे, चाहे हम गोंडवाना में रहे, चाहे छत्तीसगढ़ में रहे, चाहे उत्तर भारत में रहे, जहाँ जहाँ जैसा जैसा पर्यावरण है, जहाँ जैसा जैसा भौगोलिक वातावरण है, जहाँ जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों के साथ जो खान पान है हमारा वो बहुत बेहतरीन खान पान है और उस खान पान से ही हम कई बीमारियों से वैसे ही बचे रहते हैं। तो ये कोरोना महाकाल का संकट भी हम बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे और जिनको ज़रूरत है, जिनको सहायता की आवश्यकता है और आप सक्षम हैं तो उन सबका सहयोग कीजिए और सबके सहभागी बनिए। सबको जीवो और जीने दो की प्रेरणा के साथ मैं आप सभी को सेवा जोहार कहना चाहूँगी। जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय 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 जोहार।